हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे द पुली पोएम का, जो जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम है। जॉर्ज हर्बर्ट एक मेटाफिज़िकल पोएट थे। मेटाफिज़िक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम सच्चाई, नॉलेज या हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को समझते हैं। तो वो एक मेटाफिज़िकल पोएट थे। ही वॉज अ वेल्श पोएट। वेल्श यानी ये वेल्स को बिलोंग करते थे, वेल्स कंट्री के थे। ही वॉज अ प्रीस्ट बाय प्रोफेशन, और ये एक प्रीस्ट का काम करते थे चर्च में। ही रोट रिलीजियस पोएम्स, ये धार्मिक पोएम्स लिखते थे विद अ लॉट ऑफ इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग पिक्चर्स इन द माइंड। तो ये इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते थे अपनी पोएम में, जिससे पिक्चर्स क्रिएट हो जाती थी दिमाग में। जो पढ़ने वाला होता है रीडर, उसके दिमाग में बहुत सारे पिक्चर्स आने लगती थी। ऐसी ये लैंग्वेज यूज़ करते थे अपनी पोएम में। एंड कंसीट, कंसीट का क्या मतलब होता है? लिटरेचर में कंसीट का मतलब होता है अ कंपैरिजन बिटवीन टू वेरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो जब दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन होता है जो बिल्कुल भी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, बहुत डिफरेंट है, उसे हम लोग कंसीट कहते हैं। तो कंसीट एक तरह का एक्सटेंडेड मेटाफर है। The poem exhibits a strange but two-way relationship between God and his worshippers. तो ये जो पोएम है इसमें एक स्ट्रेंज यानी कि एक अजीब सा टू वे रिलेशनशिप बताया है बिटवीन गॉड, भगवान, और उनके जो वर्शिपर्स हैं, जो उनको वर्शिप करते हैं भगवान को। तो भगवान और वर्शिपर्स में कैसी रिलेशनशिप है या कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, इसके बारे में पोएम में बताया है। दो ही हैज शावर्ड bestowed upon his worshipper with all his blessings, somewhere he holds them up with a pulley drawn to be grateful to him in all their endeavors. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पोएम का नाम है पुली। तो पुली क्या होता है? पुली एक तरह का पहिया होता है, एक व्हील होता है। जैसे कि वेल में हम देख सकते हैं कि एक पुली लगा होता है जिसके सहारे हम लोग रस्सी से पानी भर भर कर बाल्टियों को बाहर निकालते हैं। तो उस पहिए को पुली कहते हैं। तो यहाँ पर उस पुली का एग्जाम्पल लिया गया है कि बताया गया है कि भगवान भी एक पहिए के सहारे अपने वर्शिपर्स को अपनी तरफ खींचते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे बताया है, ही Though he has showered bestowed upon his worshipper with all his blessings, somewhere he holds them up. तो वैसे तो भगवान ने अपने वर्शिपर्स को सब कुछ दिया है, सारी ब्लेसिंग्स दी है, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी चीज़ है जो भगवान ने वर्शिपर को नहीं दी है, और वर्शिपर हमेशा असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। और वो क्या चीज़ है, पोएम में आगे आपको पता चलेगा, जो भगवान ने हमें नहीं दी है। तो बेसिकली वो चीज़ है रेस्ट या सेटिस्फैक्शन। क्योंकि भगवान को पता था कि अगर वो अपने वर्शिपर को सेटिस्फैक्शन भी दे देंगे, आराम भी दे देंगे, तो वो कभी भी भगवान को याद नहीं करेगा और भगवान के पास आने की कोशिश नहीं करेगा। और इसी वजह से भगवान ने आदमी को संतुष्ट नहीं होने दिया, ताकि भगवान को हमेशा आदमी याद रखे। गॉड गिव्स सो मेनी प्रेशियस गिफ्ट्स टू द डिवोटी, बट एट द सेम टाइम गॉड ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। तो भगवान ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं अपने डिवोटी को, वर्शिपर को, लेकिन इसके बदले में भगवान भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। वो ज़्यादा कुछ हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बस इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उन्हें हमेशा याद रखें। व्हाट डज़ ही एक्सपेक्ट, व्हाई डज़ ही विथहोल्ड? सो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कौन सी चीज़ है जिसे वो हमें नहीं देते, इसी चीज़ का जिक्र किया गया है पोएम में। द पुली शोज़ हाउ गॉड लिफ्ट्स मैन टुवर्ड्स हिमसेल्फ विद द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस। तो ये जो पुली पोएम है वो हमें बताती है कि कैसे एक पुली के ज़रिए या एक पहिए, एक इमेजिनरी, असलियत में कोई पहिया नहीं है, बस इमेजिन किया गया है, एक इमेजिनरी पहिए के सहारे भगवान कैसे वर्शिपर को यानी कि मैन को खींचते हैं अपनी तरफ। और कौन सी चीज़ है जो उसे नहीं देते, क्यों वो भगवान की तरफ खींचता है? वो चीज़ है रेस्ट। रेस्टलेस बना देते हैं वो आदमी को, और इसीलिए आदमी जब रेस्टलेस होता है, दुखी होता है, अनसेटिस्फाइड होता है, तो भगवान को याद करता है। What is distinctly metaphysical about the poem is that a religious notion is conveyed through a secular scientific image. तो इस पोएम को हम क्यों मेटाफिजिकल कह सकते हैं? इसीलिए मेटाफिजिकल कह सकते हैं क्योंकि दो बहुत ही अलग चीज़ों को कंपेयर किया गया है। पोएम रिलीजन के बारे में है, धर्म के बारे में है, लेकिन धर्म के बारे में समझाने के लिए एक बहुत ही साइंटिफिक यानी साइंस से जुड़ी हुई चीज़ यानी कि पुली का इस्तेमाल किया गया है, और इसीलिए ये पोएम मेटाफिजिकल पोएम की कैटेगरी में आती है।
तो चलिए अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पोएम में क्या बताया गया है। व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय। तो यहाँ पे उस स्टोरी का जिक्र किया गया है जब भगवान ने सबसे पहली बार आदमी को बनाया था। तो जब भगवान ने सबसे पहली बार आदमी को बनाया, भगवान के पास एक पूरा का पूरा ग्लास था जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, और उन्होंने सोचा कि इस ग्लास में जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो सारी ब्लेसिंग्स वो आदमी को दे देंगे। लेट अस सेड ही पोर ऑन हिम ऑल वी कैन। और भगवान ने सोचा कि चलो इसके ऊपर इन सारी ब्लेसिंग्स को एक एक करके डाला जाए, पोर किया जाए। लेट द वर्ल्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स लाई कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन। तो उन्होंने सोचा कि दुनिया भर में जितनी भी रिचेज़ हैं और जितने भी हीरे मोती जवाहरात जो भी रिचेज़ हैं यहाँ वहाँ जो पड़े हुए हैं, डिस्पर्स्ड हैं, फैले हुए हैं, चलो उन सब रिचेज़ को लाकर मैन के ऊपर डाल दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन यानी कि जो बिखरे हुए हैं सारी रिचेस, उन सबको एक साथ जोड़ लिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए इनटू अ स्पैन। यहाँ पे देखिए मीनिंग दिया हुआ है। डिस्पर्स्ड का मतलब होता है स्कैटर्ड, रिचेस मतलब वेल्थ, पैसा, कॉन्ट्रैक्ट यानी कलेक्ट कर लेना, स्पैन इनटू अ स्मॉल स्पेस। तो भगवान ने क्या किया कि दुनिया भर में जितनी भी वेल्थ थी, जितने भी पैसे वगैरह थे, उन सबको इकट्ठा किया। जो यहाँ वहाँ पे डिस्पर्स थे, पहले यहाँ वहाँ पड़े थे, उन सबको इकट्ठा किया भगवान ने, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया यानी कलेक्ट कर लिया, इनटू अ स्पैन यानी छोटे से स्पेस में कलेक्ट कर लिया और मैन के ऊपर डाल दिया। भगवान ने आदमी को सारे रिचेस दे दिए, वेल्थ दे दिया। तो अब पैसे वैसे तो दे दिया, अब और क्या दिया भगवान ने? सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे। तो इसके बाद फिर भगवान ने एक एक करके बाकी के ब्लेसिंग्स देने शुरू किए। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ, ताकत दी, देन ब्यूटी फ्लोड, तो उसके बाद सुंदरता दी, देन विजडम, उसके बाद इंटेलेक्ट, विजडम यानी कि होशियारी दी, ऑनर, उसके बाद रिस्पेक्ट दिया, फिर प्लेजर यानी प्लेजर मतलब मज़ा आना किसी चीज़ में, तो आनंद दिया, हैप्पीनेस दिया। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट, तो फिर जब सब ब्लेसिंग्स बाहर निकल गई और ग्लास खाली होने लगा, गॉड मेड अ स्टे, तब भगवान रुक गए, क्योंकि ग्लास के सबसे नीचे क्या पड़ा था देखो, परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स। परसीविंग का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है नोटिसिंग, बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ। तो जब भगवान ने देखा, नोटिस किया कि सारे ट्रेजर्स तो मैंने आदमी को दे दिए, अब बस एक ही ट्रेजर रह गया है, वो है रेस्ट। सिर्फ आराम एक ऐसी चीज़ थी जो अब ग्लास में अंदर पड़ी हुई थी। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसको आराम भी दे दूंगा, यहाँ पे आराम का मतलब फिज़िकल आराम भी है और साथ ही साथ मेंटल आराम यानी कि सेटिस्फैक्शन भी है। तो जब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसको सेटिस्फैक्शन भी दे दूंगा तो ये हमेशा के लिए मुझे भूल जाएगा और मुझे याद करना भी भूल जाएगा, इसीलिए भगवान ने सोचा कि वो मैन को रेस्ट नहीं देंगे। फॉर इफ़ आई शुड सेड ही बेस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रीचर। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं इस ज्वेल का मतलब होता है एक जवाहरात, जैसे कि डायमंड होता है, तो इस तरह से यहाँ पर ज्वेल रेस्ट को बोला गया, प्रेशियस वैल्यूएबल थिंग को ज्वेल यहाँ पर कहा जा रहा है। वैसे ज्वेल का मतलब होता है जैसे रूबी है या डायमंड है, इस तरह के प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स को हम ज्वेल कहते हैं। तो भगवान सोचते हैं कि अगर रेस्ट वाले ज्वेल को भी मैं आदमी के ऊपर डाल देता हूँ, आदमी को दे देता हूँ, बेस्टो का मतलब टू गिव, दे देता हूँ ऑन माई क्रीचर यानी मैन के ऊपर, ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी। तो वो मेरे गिफ्ट्स को पसंद करने लगेगा। अडोर का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लव वेरी मच, तो वो मेरे गिफ्ट्स को पसंद करने लगेगा, मुझे नहीं। एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, और फिर वो सोचेगा कि ये सारी चीज़ें तो नेचर ने बनाई है, तो नेचर को पसंद करो, प्यार करो, लेकिन वो जो गॉड ऑफ नेचर है यानी नेचर को भी जिसने बनाया, भगवान को ही वो भूल जाएगा अगर मैं उसे आराम भी दे दूंगा, सेटिस्फैक्शन भी दूंगा। सो बोथ शुड लूजर्स भी, और इस तरीके से हम दोनों ही लूजर्स बन जाएंगे, यानी भगवान भी लूजर साबित हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने एक ऐसा क्रीचर बना दिया जो भगवान को ही भूल गया, और मैन तो लूजर होगा ही। इसीलिए भगवान ने सोचा कि वो उसे रेस्ट नहीं देंगे। येट लेट हिम कीप द रेस्ट बट कीप देम विथ रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस। और इसीलिए भगवान ने मैन को रेस्टलेस बनाया, कंटिन्यूस एंग्जाइटी ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन। तो रेस्टलेस होना यानी कि कंटिन्यूसली एंग्जाइटी होना, बेचैन रहना। एंग्जाइटी का मतलब होता है बेचैन रहना और डिससेटिस्फाइड रहना, क्योंकि भगवान समझ गए कि जब इंसान दुनिया से तंग आ जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा,
बेचैन हो जाएगा, तब वो डेफिनेटली मुझे याद करेगा। इसीलिए आज भी जब हम दुखी होते हैं, दुख में हमें भगवान ही याद आते हैं। तो ये चीज़ पर्पसली भगवान ने की, जानबूझकर की, इसीलिए ताकि हम भगवान को याद रखें। तो इसीलिए भगवान ने आदमी को सेटिस्फाई होने का मौका नहीं दिया, रेस्ट नहीं दिया। लेट हिम बी रिच एंड वियरी। तो भगवान ने क्या सोचा कि लेट हिम बी रिच, आदमी को अमीर होने दो, लेकिन थका हुआ हो जाने दो। यानी कि जब दुनिया की पूरी दौलत मिल जाएगी, सब कुछ शोहरत मिल जाएगी, लेकिन फिर भी जब उसे सेटिस्फैक्शन नहीं फील होगा, तब वो ज़रूर मेरे पास आएगा। क्योंकि दुनिया में चाहे हर चीज़ मिल जाए, लेकिन उससे भी आदमी को शांति नहीं मिलती, वो हमेशा थका हुआ ही रहता है। वियरी मतलब थका हुआ। देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, वेरी टायर्ड। देन एट लास्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट येट वेरीनेस में टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। तो भगवान कहते हैं फिर लास्ट में थक कर, अगर अपनी अच्छाई के कारण, एक अच्छा इंसान होने के कारण वो मेरे पास नहीं आया ना, तो अपनी थकावट के कारण, वेरीनेस यानी थकावट, टायर्डनेस के कारण ज़रूर वो मेरे पास आ जाएगा। उसकी थकान ही उसे फेंक देगी मेरे पास। टॉस यानी फेंक देना, और ब्रेस्ट यानी सीना, चेस्ट। तो उसकी थकान की वजह से वो डेफिनेटली मेरे पास आएगा, मेरे गले से लग जाएगा। सो टॉस का मतलब होता है ब्रिंग थ्रो क्लोज। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर एक धार्मिक पोएम है जिसमें पता चलता है कि भगवान ने क्यों इंसान को आराम करने का मौका नहीं दिया, अनसेटिस्फाइड बनाया, कि दुनिया में हर चीज़ मिल जाएगी लेकिन फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। शांति तभी मिलेगी जब तुम भगवान के पास जाओगे, या भगवान को याद करोगे, या धार्मिक बनोगे। तो इस तरीके से हमारी पोएम यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पोएम की राइम स्कीम और फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो देखिए यहाँ पर अभी लास्ट वर्ड फर्स्ट लाइन का है मैन, उसी तरीके से थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है कैन, और फिर फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्पैन। तो मैन, कैन और स्पैन तीनों ये राइमिंग वर्ड्स है। तो आप देख सकते हैं उसी तरीके से सेकेंड और फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड बाय और लाई, ये राइमिंग है। तो मैन के लिए मैंने ए लिया, बाय के लिए बी लिया। अब कैन फिर से मैन के साथ राइमिंग है, इसलिए ए लिया। लाई बाय के साथ राइमिंग है, इसलिए बी लिया। और फिर स्पैन फिर से कैन की तरह है और मैन की तरह है, इसलिए ए लिया। तो राइमिंग स्कीम पोएम की है ए बी ए बी ए। अब चलिए हम लोग इसके फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो एलिट्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है पोएम में, जैसे कि मेड, मैन, एम लेटर रिपीट हो रहा है, इसलिए एलिट्रेशन है। उसी तरीके से यहाँ पे बी रिपीट हो रहा है, ये भी एक एलिट्रेशन है। और सो स्ट्रेंथ, एस रिपीट हो रहा है, साउंड ऑफ एस रिपीट हो रहा है, स रिपीट हो रहा है, इसलिए एलिट्रेशन है। इसके अलावा अगर हम ये वाली लाइन देखें, सो बोथ शुड लूजर्स बी, ये एक इन्वर्जन है, क्योंकि सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे हुए। एक्चुअली ये सेंटेंस होना चाहिए सो बोथ शुड बी लूजर्स, लेकिन लूजर्स बी लिख दिया है, इसलिए ये एक इन्वर्जन है। इन्वर्जन में वर्ड्स आगे पीछे होते हैं। इसके अलावा रेपिटेशन भी यूज़ किया गया है पोएम में, जैसे लेट 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच रेपिटेशन है। रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं र जो साउंड है आर रिपीट हुआ है, इसलिए एलिट्रेशन है। और यहाँ पर फिर ये एक लाइन है लेट हिम बी रिच एंड वियरी। तो अगर कोई अमीर है तो वो दुखी या थका हुआ कैसे हो सकता है? तो ये एक 2 ऑपोजिट वर्ड्स हैं लेकिन अजीब किस्म के। तो जो रिच है वो वियरी कैसे हो सकता है? इसलिए ये ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ यूज़ हुए हैं, इसलिए ये पैराडॉक्स है। और फिर लास्ट लाइन में मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, येट वेरीनेस में टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। तो भगवान कहते हैं कि जब आदमी थक जाएगा तो वो अपने आप मेरे सीने से लग जाएगा। तो यहाँ पे सीना जो चेस्ट है या ब्रेस्ट है, वो सिर्फ एक पार्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, भगवान के बारे में बात हो रही है, पूरे भगवान के बारे में बात हो रही है। तो जब एक पार्ट पूरे होल को सिंबलाइज करता है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं सिनेक्डो। तो सिनेक्डो का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम समझ में आई होगी, और साथ ही साथ फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।